Hey 9th class, welcome to today's class of Divine Public School। हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसके अंदर हमने देखा था अलग अलग साइंटिस्ट ने, दार्शनिकों ने, साधु महाराजों ने अलग अलग बात बताई हमें एटम्स के बारे में। अब हम जानते हैं कि क्या थे वो कारण जिनके बाद एटम की डिफाइन को कंसीडर करने लगे। पहले के लोगों को कंसीडर इसलिए नहीं किया जाता था क्योंकि उन सब लोगों की थ्योरी फिलोसॉफी बेस्ड थी। अब हम समझने जा रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, किस तरह से केमिकल कंबाइंड होते हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स, ताकि हम इस चीज को अच्छी तरह जान सकें कि क्या है पूरा का पूरा मैटर। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दो साइंटिस्ट के ऊपर बेस्ड है। इसमें काफी सारे छोटे बड़े बड़े रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, लेकिन हम यहां पे केवल दो की चर्चा करेंगे, एंटोनियन लेवाइजर और जोसेफ प्राउस्ट। ये फ्रेंच नेम है, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफिकल्ट होता है। जोसेफ प्राउस्ट और एंटोइन लेवाशियर, इन दोनों ने कुछ लॉज दिए थे। हम यहां मेजरली दो लॉज पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ का मतलब हम सब जानते हैं, मास का मतलब भी हम सब जानते हैं। ऑन एंड ऑन हम इसको कुछ देर के लिए मान लेते हैं वजन, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, बचा हुआ। तो चलिए देखते हैं एंटोइन लेवाशियर क्या कह रहे थे अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर। मास कैन neither be created nor destroyed in a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर न तो मास को बना सकते हैं न उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब जितना अपन मटेरियल लेंगे केमिकल रिएक्शन में, वो का वो ही कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स में। अगर आपको 20 किलो लस्सी बनानी है तो आपको 20 किलो दही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 20 किलो दही लें और उससे आप 40 किलो लस्सी बना दें। मैं पानी डालने की बात नहीं कर रहा हूं। जितना मास रिएक्टेंट्स का होता है, रिएक्शन करने वालों का होता है, उतना ही मास बनने वाले प्रोडक्ट का भी होता है। चलिए इस चीज को एक एग्जांपल से और समझते हैं। मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करा रहा हूं और मुझे पता है उससे हमें वाटर मिलेगा। इन सबके फॉर्मूले आप जानते हो, अभी अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर। हाइड्रोजन ले लिया मैंने 2 ग्राम। ये 2 क्यों लिया, इसका एक कारण है। ऑक्सीजन ले लिया मैंने 16 ग्राम, इसका भी एक कारण है जो हम इस चैप्टर में आगे क्लियर करेंगे। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से जो कि है 16 ग्राम। तो 2 + 16 हमें वाटर कितना मिलेगा, 18 ग्राम। इस लॉ के अकॉर्डिंग मास कैन नेदर बी क्रिएटेड। जब लिया ही 18 था, 2 और 16 कितना हुआ, 18 था। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड, तो 18 का 18 ही रहेगा। एंड नॉर डिस्ट्रॉयड, और उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो देखिए 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन को लेने पर आपको जो वाटर मिलेगा उसका मास कितना होगा, 18 ग्राम। अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया होता तो मुझे रीडिंग कितनी मिलती, 17 ग्राम। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब हम किसी केमिकल रिएक्शन में मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और अगर ये बन जाता मास तो मुझे मिलता 19 ग्राम, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो न तो मैं मास को बना सकता हूं न मैं उसे डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, वो उसी फॉर्म में रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। कंजर्व यानी उतना का उतना ही। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मेरे पास है एक केमिकल जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। ये नाम हमारे लिए ज्यादा नया नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कोटा स्टोन, नीला बुरा, रफ, मंडाना, पॉलिश, संगमरमर वगैरह, इन सबका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोगों का आंसर होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लाइम स्टोन। हालांकि इन सब में जो प्रोपोर्शन रहता है वो हल्का फुल्का डिफरेंस रहता है। तो मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम और मैंने उसके ऊपर हीट डाली, उसको गर्म किया।
मतलब एक केमिकल रिएक्शन करी, तो उससे क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया। किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, दो चीजों में टूट गया भाई हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। उसको मैंने गर्म किया तो दो अलग फॉर्मूले मिले मुझे, एक तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड और एक मिला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जब मैंने इनका वेट किया, सिंपल सी बात है, लैब के अंदर होगा तभी कर पाऊंगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड तो निकला 56 ग्राम और CO2 निकली 44 ग्राम। अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो मेरा आंसर आता है 100 ग्राम। यानी कि जितना मैंने रिएक्टेंट लिया था उतना ही क्या मिला, प्रोडक्ट। अगर मुझे 100 की जगह 110 मिल जाता, 110 मिल जाता, तो मैं कह सकता था कि मास को बनाया जा सकता है। और अगर मुझे 100 की जगह 90 मिल जाता, 90 मिल जाता, तो मैं कह सकता हूं कि मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बट एंटोइन लेवोशियो के अकॉर्डिंग ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है। एक एग्जांपल और देखिए, जिंक के कुछ टुकड़े मैं डाल रहा हूं सल्फ्यूरिक एसिड में एक बीकर के अंदर। जिंक के कुछ टुकड़े मैं डाल रहा हूं H2SO4 में। उन दोनों में केमिकल रिएक्शन हुई तो मुझे मिला जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। यहां पे जिंक कितना है, 1। तो प्रोडक्ट में भी जिंक कितना है, 1। क्या दो जिंक आ गए यहां पे? नहीं। यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 2। तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन कितना है, 2। यहां पे सल्फर कितना है, 1। तो प्रोडक्ट में भी सल्फर कितना है, 1। यहां ऑक्सीजन 4 है, तो प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन कितना है, 4। कुल मिला के मास को ना तो बनाया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन में। थोड़ा सा और ज्ञान ले लीजिए तो भैया किस रिएक्शन में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मान लिया केमिकल रिएक्शन के अंदर तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चला गया, तो ऐसी भी तो कुछ रिएक्शन होती होगी जहां पे ये लॉ नहीं बैठता होगा। ये लॉ सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस में बैठता है। तो हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन के ऊपर। क्या बाकी रिएक्शंस पे ये मास अप्लाई नहीं होता? बिल्कुल। न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस जिसमें न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन, भाई या तो न्यूक्लियस टूटता है या जुड़ता है, उन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो मास का डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो न्यूक्लियर एनर्जीज या न्यूक्लियर केमिकल्स के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सटीक नहीं बैठता।